is going to study about chapter number 2 of our NCERT class 6. Here our second chapter is globe, अक्षांश और देशांतर. Yes, we are covering in Hindi. हम हिंदी में इसको कवर कर रहे हैं और तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू द स्टडी आवर्स. पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है. यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर चपटी हुई है और मध्य में ये थोड़ा उभरी हुई है और यह एक अपने अनोखे आकार में है जिसे कि हम जियोइड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार का. ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी. ठीक है, तो कल्पना करके हमने क्या बनाया, एक ग्लोब बनाया. ग्लोब क्या होता है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी का एक लघु रूप होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं. यह ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब. जैसे कि इन ग्लोब पर हम क्या दर्शाते हैं, इन ग्लोब पर हम देशों को, महाद्वीपों को एवं महासागरों को दर्शाते हैं. ठीक है, यह ग्लोब क्या होता है, यह ग्लोब एक लट्टू के पहिए जैसा, एक पहिया या कुम्हार के पहिया या लट्टू जैसा होता है जो घूमता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, इस ग्लोब, यहाँ आप ग्लोब को देख सकते हैं जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ये हमारा ग्लोब है. खैर अभी तक तो आप लोगों ने सब ये देखा ही होगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्ष. अक्ष के बारे में. अक्ष क्या होता है, यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं तो वह हमारी पृथ्वी का अक्ष कहलाती है. क्या फिर से मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को. पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है. यह पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी जो है वो अपने एक वर्टिकल लाइन से देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुकी हुई है. ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है. एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं. इसे अक्ष कहा जाता है. साफ साफ ये ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं. जो मैंने बताया एकदम सरल शब्दों में कि एक काल्पनिक रेखा खींची जाए यदि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, तो वह हमारी अक्ष कहलाएगी पृथ्वी का. और विषुवत रेखा क्या होती है, एक अन्य काल्पनिक रेखा, एक दूसरी काल्पनिक रेखा जो भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हो. अभी तक हम पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे थे. अब हमें पृथ्वी के को विषुवत रेखा से दो भागों में बांटना है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में. दक्षिणी गोलार्ध में दो भागों में बांटना है और उसको बांटने वाली जो रेखा होगी वह हमारी विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहलाएगी. विषुवत वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जियोइड के शेप की है, तो आगे जितनी भी रेखा खींची जाएगी उतनी ही पीछे घुमाकर भी खींची जाएगी तो वह एक वृत्त का आकार ले लेती है. पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कह देंगे और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे. ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं और ये दोनों जो भाग होते हैं वो बराबर बराबर के होते हैं, इनमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है. विषुवत वृत्त जो होती है, देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि यह हमें पृथ्वी की
में किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में हम ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, तो यह हमारी अक्षांश रेखाएं हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, ये हमारा विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, यह हमारा विषुवत वृत्त हो गया, 0 डिग्री वृत्त जिसको बोलते हैं, यह हमारा विषुवत वृत्त हो गया। यहाँ से इसके समानांतर 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तर तक और 90 डिग्री दक्षिण तक जितनी भी रेखाएं होंगी, जितनी भी वृत्त बनेंगे, ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 अंश होता है। और विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। मतलब पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से लेकर विषुवत वृत्त तक 90 रेखाएं, और यहाँ से लेकर विषुवत वृत्त तक 90 रेखाएं यह पृथ्वी पर स्थित होती हैं। काल्पनिक, जो कि हम काल्पनिक मान कर चलते हैं कि ऐसा होती है, प्लस विषुवत वृत्त को मिलाकर टोटल 181 रेखाएं होती हैं। जो कि पृथ्वी को पूरा माप लिया जाए तो 360 डिग्री का एक गोला होता है जो लगभग गोले के जैसी पृथ्वी होती है, तो उसका 1/4 कर देते हैं तो 90 अंश का में ये बटी होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के सभी दक्षिण स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यह क्या कह रहा है कि ध्रुव तारे को कोण मानिए, आप अपने जहाँ बैठे हुए हैं उस स्थान से ध्रुव तारे को कोण माप कर उनका कोण माप लीजिए, तो उससे आप अपने स्थान का अक्षांश को पता लगा सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा एक जगह पड़ती है, एक स्थान पड़ता है चंद्रपुर नाम का महाराष्ट्र में, और ब्राज़ील में एक स्थान पड़ता है बेलो होरिज़ोंटे। ये दोनों 20 डिग्री अंश पर पड़ते हैं, परंतु जो हमारा चंद्रपुर है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, परंतु बेलो होरिज़ोंटो जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पड़ता है। तो यह विषुवत वृत्त के ऊपर है चंद्रपुर, और बेलो होरिज़ोंटो यह विषुवत वृत्त के नीचे पड़ता है, परंतु दोनों पड़ते हैं 20 डिग्री 20 डिग्री ही अंश पर पड़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ रेखाओं के बारे में, कुछ वृत्तों के बारे में बताया गया है जो कि महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके अलावा हमारी कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। हमारी उत्तर ध्रुव वृत्त जिसे कि हम आर्कटिक सर्किल, जिसे कि हम आर्कटिक सर्किल भी कहते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। और इसके अलावा हमारी मकर रेखा जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होता है। और हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसे हम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होता है, जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल भी कहते हैं। यह चार हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं एवं अक्षांश रेखाएं हैं जो कि इसमें चित्र 2.3 में दर्शाई गई हैं। इसके अलावा हमारे ध्रुव
ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ध्रुव हमारा एक ऐसा रेखा होता है जो कि एक बिंदु के बराबर होता है। हमारा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक ऐसी रेखा होती है जो कि बिंदु होती है। विषुवत वृत्त के बारे में पढ़ लिया हमने, उत्तरी ध्रुव के बारे में पढ़ लिया, दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ लिया एवं इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री और विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ताप कटिबंध के बारे में। ताप कटिबंध क्या होता है? ताप कटिबंध हमारा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, यह ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, अभी हम इसको डायग्राम के उससे भी समझेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये है हमारा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में जब सूर्य हमारे एकदम सिर पर होता है तब उस एरिया को, उस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है, जो जहाँ पर हमारा सूर्य एकदम सिर पर नहीं होता है, सूर्य की रेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो वहाँ पर उस रीजन में थोड़ा गर्मी कम पड़ती है, लगभग जलवायु जो होती है मध्यम होती है, उष्ण कटिबंध के मुकाबले मध्यम होती है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और उसके अलावा जो 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षांश से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक का जो एरिया होता है उसे उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर हमारी सन की रेज लगभग ना के बराबर पहुँचती हैं, या फिर जब हमारा सोलर साइकिल जब चेंज होता रहता है तब पहुँचती हैं। तो यहाँ पर लगभग पोलर रीजन होता है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और यह रीजन जो है बहुत ही ज़्यादा चिल्ड या ठंडा रीजन माना जाता है। सेम इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्ण कटिबंध हमारा तो 23.5 से 23.5 हो ही गया है। उसके बाद 23.5 दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिण शीत कटिबंध हो जाएगा। यहाँ पर यही सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको एक रीडिंग लगा सकते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी। यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का रीजन होता है, क्षेत्र होता है। शीत कटिबंध क्या होता है? यहाँ ठंड बहुत होती है, लगभग जमाने वाली ठंड पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का यह क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और इसे शीत कटिबंध कहते हैं। देशांतर क्या होता है? देशांतर के बारे में हम पढ़ते हैं। देशांतर, जैसे कि नाम से ही ये ऑब्वियस है कि देशों में अंतर, देशों के समय के बीच में अंतर। देशांतर हमारा अक्षांश और देशांतर को मिला करके तो हम स्थिति का पता लगाते हैं, परंतु देशांतर से हम समय का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है,
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप इसे देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश दक्षिण 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए या पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पश्चिम पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। जैसे उत्तर से दक्षिण तक अभी हमने अक्षांश रेखाओं को देखा, वैसे ही पूर्व से पश्चिम तक हम देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे। 0 डिग्री यह है हमारी 0 डिग्री या 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि दोनों एक ही रेखा होती है। क्योंकि देखिए यहाँ आगे से मिलाइए पीछे तक तो ये एक ही रेखा तो जाएगी। ठीक है, ये तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए 0 और 180 डिग्री में इसको बांट कर रखे हुए हैं। एक तरफ हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो 0, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और फिर हम वहीं 180 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री होते हुए हम 180 डिग्री पर फिर पहुँच जाएंगे। ठीक है, देशांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है कि यह ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं और इनकी दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। आपसी दूरी आपस में ये विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दूर होती हैं और ध्रुवों पर ये एक दूसरे से जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, और प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या होती है, वह 0 डिग्री और या 180 डिग्री या 0 डिग्री दोनों एक ही रेखा है, जो कि 0 डिग्री रेखा जो है या हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा होती है। यहाँ दिया हुआ है। हाँ, तो हम जब यह यह एक प्रॉब्लम का मैटर पड़ा कि जब प्रॉब्लम ऑफ मैटर पड़ा कि जब कि समय को हम कहाँ से मापा जाए या हमारी 0 डिग्री देशांतर क्या होगी, तो वेरियस देशों के बीच में यह समझौता हुआ कि ग्रीनविच जो कि लंदन का एक शहर है, वहाँ पर से गुजरने वाली देशांतर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानकर चलेंगे और वहीं से हम समय की गिनती किया करेंगे। ठीक है, गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाएगी। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा गया। इसका मान 0 डिग्री और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है। एक ग्रिड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें अक्षांश रेखाएं भी बना दी गई हैं और देशांतर रेखाएं भी बना दी गई हैं। और 26 डिग्री कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ये 30 डिग्री है, यह 20 डिग्री है, यहाँ पर कहीं पर 26 डिग्री पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर 26 डिग्री पड़ेगा। ये 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर। अगर हम जाएं तो 90 डिग्री, यह 80 डिग्री है, यहाँ पर कहीं पर 90 डिग्री पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर 90 डिग्री पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर, खैर इस डायग्राम में हम उसको बना नहीं पाएंगे। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है कौन सा, हमारा असम में धुबरी शहर। ठीक है, उसकी स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पर इसमें 90 डिग्री याम्योत्तर देशांतर रेखा को हम मार्क करेंगे तो वो पीछे चली जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय के बारे में देखते हैं कि देशांतर से समय का पता कैसे लगाया जाता है।
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यह ट्रेडिशनल है हमारा कुछ, जो कि बहुत पुराना है। अब तो घड़ी के माध्यम से हम समय का पता लगाते हैं, परछाई देखने कौन ही जाता है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हाँ, पृथ्वी का घूर्णन गति जो है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह कैसी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यह एक फैक्ट है जो कि आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। ठीक है, तो आप हमें बताइए कमेंट में जल्दी से कि हमारा भारत जो है वह ग्रीनविच से आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है, खैर इसके आगे हम लोग इसको पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, पृथ्वी अपने 24 घंटे में 360 डिग्री, एक चक्कर पूरा, एक गोला जितना चक्कर होता है वो पूरा कर लेती है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 360/24 करेंगे तो वह लगभग 15 डिग्री 1 घंटे के लिए आएगा। ठीक है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, मतलब ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। ठीक है, और ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। और अगर हम अपने भारत का समय निकालें तो हमारा भारत यह एक फैक्ट और है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। यह होगा भी और है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में यह याम्योत्तर जो है, मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर के जाती है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि कबीर कोई एक बच्चा है जो कि क्रिकेट देखना चाहता है और वह अपने एक दोस्त से, मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्रि में हम लोग सो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि हमारा जो क्रिकेट का मैच है वह लंदन में होने वाला है, वह दोपहर के 2 बजे शुरू होने वाला है। तो जब दोपहर के 2 बजे लंदन में यह मैच शुरू होगा तो हमारे यहाँ पर भारत में 5.5 घंटे आगे के हिसाब से हमारे यहाँ 7:30 बज चुके होंगे और देर रात्रि तक मैच समाप्त होगा और मैच देखने के चक्कर में हम लोग सो नहीं पाएंगे। ठीक है, भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे।
पृथ्वी को कुछ देशांतरी विस्तार अधिक, हाँ कुछ देशों का देशांतरी, जैसे कि हमारा भारत तो एक का विस्तार खैर इतना ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ एक एक मानक रेखा से काम चल जाता है, परंतु रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों जिनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है पूरब से पश्चिम में, तो वहाँ पर एक मानक समय से काम नहीं चलता है। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे मानक समय अलग अलग निर्धारित किए हुए हैं, जैसे कि रूस अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे, अब एक और फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी टेस्ट में पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टेस्ट सीरीज़ वाले क्या करते हैं, यहाँ पर 12 कर देते हैं, तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए कि पृथ्वी को एक एक घंटे के 12 समय में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, यह भी एक फैक्ट है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 24 घंटे में है, 24 अलग अलग घंटों में बटा हुआ है, हर घंटा 15 डिग्री को घेरता है, हर घंटा का समय 15 डिग्री को घेरता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, इसके बारे में हमने बात की है अच्छे से। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या 180 है। देशांतरों की कुल संख्या, देशांतरों की कुल संख्या 360 है, 180 नहीं, डिलीट कर दो इसको। वन मिनट, ये देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर और 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर, तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित होगा, ऑब्वियस सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड अक्षांश और देशांतरों का जाल है, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, कोई रिस्पॉन्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक जो भी हो आप नीचे कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।